गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम 2024 के किसी भी मंथ में होने वाला है तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखे थे और आज की क्लास में 31 से लेकर 60 तक बारी बारी से सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन 90 हैं चैप्टर 1 में हमारे। तो इस वीडियो में हम आज 31 से लेकर 60 तक यानी 31 से लेकर 60 तक हम सॉल्व करेंगे। और इससे अगला पार्ट जो आएगा हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत वह होगा हमारा पार्ट नंबर 3। इससे अगला जिसमें हम 61 से 90 तक यानी कि 61 से लेकर 90 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम शुरू करने वाले हैं 31 से। पिछली वीडियो में हम 30 तक आपको बता चुके हैं, 30 तक। तो आज का पहला क्वेश्चन है यानी कि 31। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, एनियाक, यूनिबैक, एडवैक या मार्क 1। तो दोस्तों पहला जो कॉमर्शियल कंप्यूटर था हमारा वाणिज्यिक वह था हमारा यूनिबैक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूनिबैक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पहला स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? यानी कि फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहले स्टोरेज बनाया गया यानी कि प्रोग्राम को रखने के लिए जो स्टोरेज तैयार किया गया वह कौन सा कंप्यूटर है? एनियाक, एडसेक, एडवैक या मार्क 1। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एडवैक। 32 का सी करेक्ट आंसर है हमारा एडवैक। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि जो एडवैक कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था। तो दोस्तों नोट में मैंने लिखा है एडवैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो दोस्तों आपको याद रखना है एडवैक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था, तो वो है हमारी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कीबोर्ड का आविष्कार द्वारा किया गया था। यानी कि आपको बताना है जो हमारा कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस में आता है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कीबोर्ड इन्वेंटेड बाय यानी कि कीबोर्ड किसके द्वारा आविष्कार किया गया? ए टेड नेल्सन, बी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, सी टेस्कीडर, डी एलन ट्यूरिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड में 104 से 115 कीज होती हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड आंसर होता है वो हमारा 104 होता है। और इसकी फंक्शन की बात करें तो हमारे कीबोर्ड में F12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेकर F12 तक की सीरीज होती है, यानी कि टोटल हमारी 12 फंक्शन कीज होती हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विश्व का पहला नेटवर्क बताना है आपको। वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क यानी कि विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था? ए अर्पानेट, बी बीएसएनएल, सी जियो, 4D आइडिया। तो विश्व का पहला नेटवर्क था हमारा अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी, NET से पूरा नेटवर्क हो जाएगा। अर्पानेट का फुल फॉर्म हो गया। और इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। और उन्हें इस तरह से भी पूछ सकता है कि अर्पानेट जो था उसका जो शुरुआत हुआ था तो कौन से सन में हुआ था? तो 1969 1973 में इसका आविष्कार हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई थी वो बिंटन, गिरेकर्फ और बॉब काना के द्वारा किया गया था। और भी कुछ इनके अन्य साथी बताए जाते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व का पहला नेटवर्क का ए अर्पानेट।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया का पहला वायरस बताना है आपको कि दुनिया का पहला वायरस कौन सा था। वर्ल्ड फर्स्ट वायरस, ए हो जाएगा क्रीपर, वॉर्म, ट्रोजन, रैट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्रीपर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 36, पहले कंप्यूटर में संस्करण, प्रोसेसिंग इन फर्स्ट कंप्यूटर, यानी कि जो पहले का कंप्यूटर होता था उसमें जो हमारी प्रोसेसिंग होती थी वो किसके द्वारा होती थी। कंट्रोल, बैच, सेपरेट या फिर लॉन्ग। तो दोस्तों पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें बैच बनते थे, तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बैच, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वॉज, यानी कि जिस पर हम कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य करते थे, वर्क करते थे, तो वह प्रोग्राम कौन सा था, यानी कि स्प्रेडशीट हमारा कौन सा था। जैसे आज के समय में आज हम और आप एक्सेल का यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो एक्सेल से पहले भी कोई प्रोग्राम रहा होगा, तो वही इसने पूछा है बीबीए, एक्सेल, बीजी कैल्क या एक्सेल बुक। दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी कैल्क। हमारा स्प्रेडशीट करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था बीजी कैल्क। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। दोस्तों आपको बताना है पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट बाई ए टेड नेल्सन, बी रे नूडा, सी रे टॉमलिंसन, डी एलन ट्यूरिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रे टॉमलिंसन। अब वो क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो पहला जो ईमेल था वो कौन से सन में भेजा गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971। किस नेटवर्क के द्वारा भेजा गया पहला ईमेल, तो वह हमारा ARPANET। मैंने नोट पे लिख दिया है, अभी नोट डाउन कर लें कि पहला ईमेल सन 1971 में ARPANET नेटवर्क द्वारा भेजा गया था। ARPANET का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। ए फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोटोकॉल, ए फॉर एजेंसी, नेट फॉर नेटवर्क। इस तरह से ARPANET का फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआती नाम इसका ARPANET था, बाद में इसको बदलकर इंटरनेट कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काउंटर व्हील्स का उपयोग किस में मेमोरी यूनिट के रूप में किया जाता है। काउंटर व्हील्स आर यूज्ड एज ए मेमोरी यूनिट इन द डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, यूनिबैक, एडसेट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, विलियम आउटरेड, ब्लेस पास्कल, एलन ट्यूरिंग। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन था उसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हर्मन ओल्रिच ने किसमें किया था। जो टैबुलेटिंग मशीन थी उसका आविष्कार हर्मन ओल्रिच ने तो किया था, बट कौन सी सन में किया था। टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय हर्मन ओल्रिच इन 1837, 1890, 1881 या 1804। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1890। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एडवेक कंप्यूटर द्वारा डिजाइन किया गया। जो एडवेक कंप्यूटर था
वह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? एडवेक कंप्यूटर डिजाइन बाय वॉन न्यूमन, लेडी एडा लवलेस, कॉनराड जूस, जॉन मॉचली। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ए, वॉन न्यूमन। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। मैं हाथों करेक्ट आंसर को बोल्ड करता हुआ चल रहा हूँ, आप भी इसका नोट अच्छे से बना लिए। और अगर आप भी 2024 के किसी भी मंथ में ट्रिपल्स के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं तो आप घर बैठे बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल हम शुरू से सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले का वीडियो हम बना चुके हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, और आज आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 2। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी आपको बताना है। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वॉज द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, मार्क। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दूसरी पीढ़ी में एक ट्रांजिस्टर ने कितने वैक्यूम ट्यूब के समकक्ष को बदल दिया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दूसरी पीढ़ी में यानी कि पहली पीढ़ी के बाद, पहली जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, तो उस ट्रांजिस्टर ने कितने वैक्यूम ट्यूब के समकक्ष को बदल दिया? इन सेकेंड जनरेशन वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड द इक्विवेलेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो दोस्तों पीछे भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन होती हैं, 5 पीढ़ियाँ होती हैं। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था जिसमें 18,000 थे। तो इसने पूछा है कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जब आया तो उसमें जो एक ट्रांजिस्टर था तो उसने कितने वैक्यूम ट्यूब को बराबर निकाल दिया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को कम करके वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर फिट हुआ तो एक ट्रांजिस्टर कितने वैक्यूम ट्यूब के बराबर था, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा 40, यानी कि एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। अब आप देख सकते हैं 18,000 वैक्यूम ट्यूब के लिए कितने ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 40। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जा रहा है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जा रहा है। ये टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज या वॉज बीइंग यूज्ड। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। जैसे ए है डेवलपमेंट, बी जनरेशन, एडवांसमेंट, सी डी ग्रोथ। अब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, डेवलपमेंट पे टिक कर देते हैं कि विकास हो रहा है, कुछ ग्रोथ कर देते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी है यानी कि टर्मिनोलॉजी, एक परिवर्तन यानी कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी में। और जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है दोस्तों तो हमारी जनरेशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है? जनरेशन। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जनरेशन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है। कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह बनाने के साधन और विधि की व्याख्या करती है। इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स
and method of making computers think like human beings. A. Blockchain. B. VR. C. AI. D. Cloud computing. तो इसमें क्या पूछा है कि कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है जो मनुष्य की तरह बनाने के साधनों विधि की व्याख्या करती है, यानी मनुष्य की तरह काम करती है। तो क्या है हमारा एआई का फुल फॉर्म है, हमारा एआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, एआई। अगला क्वेश्चन है, किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था? इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 विकल्प तक, यानी कि उन्होंने 4 जनरेशन तक दे रखा है। तो आपको बताना है भी कुछ जनरेशन कौन सी है जिसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है हमारी 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में इन सभी का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी, 4th जनरेशन। अगला क्वेश्चन है 48, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है। नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एक्सिक्यूटेड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ सिक्वेंशली एंड पैरेलल। हमारा करेक्ट आंसर है सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3rd जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आपको 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। तो IBM 360 तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, PDP-8 तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, HP 2115 तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा नहीं है? IBM 1401, यह हमारी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि जो IBM 1401 है वह कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो मैंने लिखा है नोट में IBM 1401 मेन फ्रेम कंप्यूटर 2nd जनरेशन का कंप्यूटर है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IBM 1401। क्वेश्चन नंबर 50, आज की कंप्यूटर कंपनी IBM को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदल दिया गया था। वह नाम क्या था? यानी कि IBM कंपनी को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था, इससे पहले इसका कुछ और नाम था, 1924 में से बदल दिया गया। वह नाम क्या था ये आपको बताना है इसमें। कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, द टैबुलेटर लिमिटेड, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। 50 का करेक्ट आंसर है हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, खेलते समय आप किसका उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? खेलते समय आप किसका उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज व्हेन प्लेइंग? टच स्क्रीन अ कंप्यूटर गेम, बी लाइट पेन, सी नोट पैड, डी जॉयस्टिक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जॉयस्टिक। अब वो यह भी पूछ सकता है कि जॉयस्टिक हमारी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों जॉयस्टिक हमारी
इनपुट डिवाइस होती है जो क्रैन वगैरह में भी लगी हुई होती है। वीडियो गेम खेलने में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर भी इसने यही पूछा है कि खेलते समय आप किसका उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो जॉयस्टिक जो है गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिजिटाइजिंग टैबलेट का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ए डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर डिजिटाइजिंग, यानी कि ए है ट्रेसिंग डायग्राम्स, बी प्रिंटिंग लेटर्स, सी रीडिंग बारकोड्स, डी प्लेइंग। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट का उपयोग ट्रेसिंग डायग्राम्स के लिए किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग डायग्राम्स। आगे पूछा है इसने कि निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ए हार्ड डिस्क, CD रोम ड्राइव, टच स्क्रीन यूज फॉर कंप्यूटर इनपुट, रैम। तो दोस्तों आजकल हमारी जो डिस्प्ले होती हैं वो यानी कि हमारी स्क्रीन बेड टच आ रही है, तो टच स्क्रीन से भी हम इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा टच स्क्रीन यूज फॉर इनपुट डिवाइस, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारी मेमोरी होती है, CD रोम ड्राइव रैम भी हमारी मेमोरी होती है, लेकिन टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट देने के लिए यूज की जाती है। आपने ATM वगैरह में भी लगी हुई देखी होगी। वहाँ पर जब आप पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं नीचे न्यूमेरिक भी दे रखा होता है, यानी कि डिवाइस लगी हुई होती है उसमें, कीबोर्ड जिसे आप बोलते हैं, और आप टच स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर ATM में हमारी टच स्क्रीन भी मिलती हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टच स्क्रीन यूज फॉर कंप्यूटर इनपुट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट पेन में क्या होता है। लाइट पेन में क्या होता है। व्हाट डज अ लाइट पेन कंटेन। रिफिलेबल इंक, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स, पेंसिल लीड, ब्लू इंक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट पेन में क्या होता है। तो लाइट पेन में लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 55, 3D वातावरण में घूमने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। 3D वातावरण में घूमने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड अ 3D एनवायरनमेंट। यूज ए ट्रैकर वॉल, यूज अ कीबोर्ड, यूज अ स्पेस माउस, यूज जॉयस्टिक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यूज अ ट्रैकर वॉल। ये हमारे वातावरण में जो है सबसे अच्छी हमारी बॉल होती है, माउस में पहले लगी भी होती थी। ट्रैकर बॉल जो 3D वातावरण में अच्छे से यूज होती थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूज अ ट्रैकर बॉल। अगला क्वेश्चन, मार्किंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, माउस मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों बारकोड क्या होता है। बारकोड रीडर, आप दुकान पर शॉप पर कोई सामान परचेज करने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है एक मशीन लगी हुई होती है बारकोड रीडर जिसे बोलते हैं, शॉर्ट में BCR भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट पर एक बारकोड होता है उसको स्कैन करता है। स्कैन करने पर वह प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर शो करा देता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, आपने UP बोर्ड के भी एग्ज़ाम दिए होंगे,
जिसमें OMR शीट भरने के लिए आती है, फिल कराने के लिए आती है, जिसमें आप गोल घेरे लगाते हो, तो वह हमारा चेक करने के लिए, इनपुट देने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसका फुल फॉर्म दूसरा यह भी होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि शॉर्ट में से OMR बोलते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी ठीक है और ऑप्टिकल मार्क रीडर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 57, हार्ड कॉपी किस शब्द का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? हार्ड कॉपी इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब तो प्रिंटेड आउटपुट रीडिंग ऑन अ हार्ड बोर्ड, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ द एबव। तो हार्ड कॉपी शब्द का जो वर्णन करता है वो प्रिंटेड आउटपुट, जब हम इसका आउटपुट लेते हैं यानी कि प्रिंट करते हैं तो वह हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। इसलिए हार्ड कॉपी किस शब्द का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है? हार्ड कॉपी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर किसका उपयोग करके बण बनाता है? एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय यूजिंग, ए है एन इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक, एंड इंक पेन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, आपने देखा होगा तहसील वगैरह में जब आप कहीं पर गए होंगे तो वहाँ पर जो टाइप करता है वो, वहाँ पर एक रिबन है होती है और एक हेड होता है ऊपर, वह उसको लिखता है। लिखने के बाद जो हमारा हेड होता है वहाँ पर अक्षर से क्या करता है, उसको वहीं पुश कर देता है जिससे कि वह हमारे पेज पर छप जाता है। तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर किसका उपयोग करके बण बनाता है, यानी कि कैरेक्टर लिखता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एन इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड। क्वेश्चन नंबर 59, इंकजेट प्रिंटर के लिए आपको क्या चाहिए? इंकजेट प्रिंटर के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर? ए ड्रम, ए कार्ट्रिज, ए रिबन, नन ऑफ दीज। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा है, इस नोट को पढ़ लेते हैं। रिबन इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होता है। रिबन कहाँ पर यूज होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होता है। ड्रम लेजर प्रिंटर में यूज होता है। ड्रम किस में होता है? लेजर प्रिंटर में यूज होता है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। यानी कि जो लेजर प्रिंटर होता है वो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, जबकि कार्ट्रिज, बी कार्ट्रिज इंकजेट प्रिंटर में यूज होता है। तो इसने यही पूछा है कि इंकजेट प्रिंटर में क्या यूज होता है, तो ए कार्ट्रिज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रम हमारा लेजर में यूज होता है और रिबन हमारा इम्पैक्ट में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए कार्ट्रिज। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लेजर प्रिंटर का उपयोग नहीं करता है। लेजर प्रिंटर का उपयोग नहीं करता है। ए लेजर प्रिंटर डज नॉट यूज, यानी कि लेजर प्रिंटर का उपयोग कौन नहीं करता है? ए है ए फोटो कंडक्टिव ड्रम, बी ए प्रिंट हेड, ए लेजर व्हील, डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर का जो उपयोग है, यानी कि जो उपयोग नहीं करता है, वो ए प्रिंट हेड होता है जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में काम करता है, जबकि लेजर प्रिंटर हमारा नॉन इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए प्रिंट हेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अभी हमारे 30 क्वेश्चन और रह गए हैं,
तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो लेकर के आएंगे हम चैप्टर नंबर 1 का ही, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 3। तो एक हमारा यह वीडियो आज चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 फिनिश हो गया है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।